नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, आज़मीन का आखिरी काफिला मदीना मुनव्वरा नहीं पहुंच सका। 180 पहुंचे आज़मीन वीज़ा स्टाम्पिंग और टिकट कन्फर्म ना होने से हज कैंप में ही रह गए। कर्नाटका हज कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता रात ये खबर दी गई थी कि एक स्पेशल खुसूसी तैयारे के ज़रिए कर्नाटक के बकिया तमाम आज़मीन भी मदीना मुनव्वरा रवाना हो जाएंगे, लेकिन वादे के मुताबिक सेंट्रल हज कमेटी और तैयारा कंपनी से हुई कोताही से बहुत सारे आज़मीन को वीज़ा मंजूरी और तैयारा कन्फर्मेशन नहीं हो सका। गुज़िश्ता रात 180 पहुँचे आज़मीन की रवानगी के शेड्यूल में तरमीम कर दी गई और सारी तैयारियों के बावजूद तवक्का के मुताबिक कर्नाटक व आंध्रा के 180 पहुँचे आज़मीन के लिए अभी तैयारा कन्फर्मेशन और वीज़ा स्टाम्पिंग का काम मुकम्मल नहीं हो सका। इन आज़मीन को हज कैंप में ही रहकर अब वीज़ा का इंतज़ार करना पड़ रहा है, जबकि सेंट्रल हज कमेटी के इंचार्ज कर्नाटक ऑफिसर ने बताया कि आज़मीन हज को अब 18 जून और 22 जून को 2 अलग परवाज़ों से मदीना मुनव्वरा रवाना किया जाएगा। मुंबई से आए हुए सेंट्रल हज कमेटी के अफसर मोहम्मद गौस शेख ने बताया कि आज़मीन हज के लिए वीज़ा स्टाम्पिंग का काम बम्बई में होता है। जो बचे हुए आज़मीन हैं, इनमें से 116 आज़मीन की वीज़ा स्टाम्पिंग हो चुकी है। बकिया आज़मीन के वीज़ा अभी आज रात या जुमेरात की सुबह तक आ जाने की उम्मीद है। अब आज़मीन हज कैंप में रुके हुए हैं, इनमें बेंगलुरु के सिर्फ चंद और बकिया आज़मीन का ताल्लुक़ रियासत के दीगर अजला से है, जिनमें अक्सरियत शिमोगा और गुलबर्गा के आज़मीन हज की है। इनके लिए हज हाउस में खाने और क़ियाम का इंतज़ाम किया गया है। कर्नाटक में आज़मीन का पहला तैयारा 9 जून को रवाना हुआ था, जिसमें 430 पर 9 आज़मीन रवाना हुए थे। शेड्यूल जो पहले तैयारा कंपनी ने बनाया था, इसके तहत हर तैयारे में 450 आज़मीन को रवाना होना था। हर तैयारे में बचे 40 आज़मीन को हज को आगे पीछे करके वीज़ा स्टाम्पिंग जिनका हो रहा था, उन्हें रवाना कर दिया गया। जो आज़मीन इस वक्त अभी वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें 9 तारीख की परवाज़ में ना जा पाने वाले आज़मीन हज भी हैं। तैयारे की तब्दीली की वजह से और वीज़ा मिलने में ताख़िर से इस मरतबा इतनी परेशानी हो रही है। गुज़िश्ता रात 12 बजे ये आज़मीन एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थे। इस वक्त सेंट्रल हज कमेटी से खबर मिली है कि आखिरी तैयारा आज नहीं जाएगा। बचे हुए कर्नाटक के इन आज़मीन हज का वीज़ा स्टाम्पिंग की बुनियाद पर अब 18 और 22 जून को 2 खुसूसी तैयारों से रवाना किया जाएगा। हज कैंप में जो 180 पहुँचे आज़मीन अभी सफ़र हज पर रवाना नहीं हुए हैं, इन्हें अब 2 तैयारों में 18 जून और 22 जून को रवाना किया जाएगा। इस मौके पर लोगों का फीलिंग्स यानी लोगों का ख्याल है कि आज भी रोशन बेग के इंतज़ामात की सताइश हो रही है। कर्नाटक में हज के खिदमात पर रोशन बेग के खिदमात बड़े आला और मुफीद होते थे। लोगों का कहना है कि रोशन बेग अपने दिलो जान से हाजियों की खिदमत करते थे। हज कैंप में रोशन बेग 24 घंटे आज़मीन की खिदमत में लगे रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का 2 साल के बाद हज होने जा रहा है, जिसमें कर्नाटक स्टेट से हमें 4500 समथिंग एप्लीकेशन आए थे, जिसमें 2700 जो हमारे हाजी वो कंफर्म हुए। अब तक 2760 हाजी हमारे 2750 हाजी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए हैं। बड़ा अच्छा रहा और स्टार्टिंग में जो हाजीज थे वो लगभग हमारे 450 हाजी पर डे गए और कुछ हाजी 410 गए। जैसा कि आज हमारे 2 फ्लाइट थे, तो लगभग हमारे एक 410 पैसेंजर का था और एक 450 का था।
लगभग 860 हाजी आज बेंगलुरु एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए गए। लेकिन ये कोविड के जो कंडीशन सऊदी गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट साइड से काफ़ी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा और काफ़ी जो है मेहनत करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा। नहीं, अभी ये जो हाजी बचे हैं ये वेटिंग में इनका कंफर्म हुआ है और ये मैं समझता हूँ 180 हाजी हैं जिनका फ़्लाइट शायद मैं समझता हूँ, अभी मुझे बॉम्बे से बात हुई सीओ से और हमारे जो कर्नाटक स्टेट में जो हज कमेटी बॉम्बे के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उन्होंने भी बात की है, जहाँ जो सऊदी एयरलाइन से जहाँ हमारी ये फ़्लाइट जो ले जा रही है वो सऊदी एयरलाइन से, तो कम हाजी रहने की वजह से लगभग 200 हाजी का फ़्लाइट रहेगा वो, क्योंकि 100 हाजी आसपास हमारे वेटिंग में कंफर्म हुए हैं। 2750 जो हमें कोटा मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह उतने हाजी आज कर्नाटक स्टेट से रवाना मदीना मुनव्वरा को हुए। अब ये दो बाकी के जो हाजी हैं वो हाजी वेटिंग में जो कंफर्म हुए और कुछ लोग लेट करके आए, कुछ लोग आगे पीछे हुए, उन हाजियों को रखा गया है। मतलब मामला ऐसा है कि सऊदी एयरलाइंस है, बल्कि बेंगलुरु में एक कर्नाटक स्टेट में नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक पूरे ऑल इंडिया में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रहा है कि वीज़ा ऑनलाइन आ रहा है, वीज़ा ऑनलाइन जनरेट हो रहा है। वीज़ा ऑनलाइन जब होगा आपका TPRC जो टेस्ट है वो RTPC जो टेस्ट है वो आपका कंफर्म हो, उसी के बाद वो आपका जनरेट होता है वीज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग टेस्ट करवाए थे, सभी लोग का वीज़ा जनरेट हुआ है। लेकिन वीज़े के साथ साथ अब जो हाजी जाने वाले हैं वो लेट से होने की वजह से उनको फ़्लाइट आने वाली 18 तारीख को फ़्लाइट मिलेगी। बीदर का हाजी जो चाहे बीदर हो, गुलबर्गा हो, यादगीर हो, तो बीदर से बेंगलुरु पहुंचने के लिए 750 किलोमीटर की जर्नी है। तो हमने ट्रेन का वहाँ पे आने के लिए इंतज़ाम किया था। इंतज़ाम मीन्स हम रेलवे डिपार्टमेंट को बताया था कि बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर वो एक ही रूट आती है। वहाँ पे कुछ हमारे हाजी आने वाले हैं और वहाँ पे कुछ बोगीज़ बढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर भगवंत खोबा जी है, रेलवे मंत्री को चिट्ठी लिख करके बताए थे, वो उन्होंने इंतज़ाम भी किया था। लेकिन बीदर के हाजी तकरीबन मैं समझता हूँ 120 हाजी, हमारे 160 हाजी कुछ थे, 40 हाजी ट्रेन से वक्त पे आ गए। वो लोगों को रूम, रहना, करना, तमाम चीज़ें फॉर्मेलिटी से वो कंप्लीट किए। बाकी के जो दूसरे हाजी थे वो बस से आए, तो वो आना था सुबह 9 बजे, वो आए 2:30 बजे। उन्होंने आने के बाद काफ़ी उनको आने में भी देरी हो गई और उनको रूम अलॉट करना, उनके जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस है उसमें लेट होने की वजह से वो लोग को रूम लेट से मिला है। वो लोग एक ही शिकायत थी कि हम लोग इतनी दूर से आए, हमें रूम वक्त पे नहीं मिला, क्योंकि वो वक्त पे पहुंचते तो हमने रूम देता था। और यहाँ पे हज भवन में पहले 300 हाजी का, यहाँ से हर दिन हाजी जाते थे, 300 हाजी जाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि डेली 450 और 410 ये हाजी जाने के, और दिन में 2-2 फ़्लाइट है। तो अब देखिए 3 दिन हम हाजी को रख ले रहे हैं, 1500-2000 हाजी को, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने रहने का अरेंजमेंट भी किया है। जो हमारी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में लगभग 1000 हाजी रहता है, काफ़ी अच्छे पैमाने पे। और इस जो मेरे ऑफिस के ऊपर मस्जिद का इलाका है, हमने 2 पोर्शन बनाया है, लेडीज़ के लिए, एक जेंट्स के लिए। वहाँ 500 लोगों को रहने का हमने अरेंजमेंट किया है। हाजी को रहने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उनके साथ कुछ रिश्तेदार, कुछ उनके दोस्त अहबाब, वो ज़्यादा। हाजी जब हमारे हज कैंपस में आता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका टेस्ट होता है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसका लगेज लिया जाता है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट होता है। भाई हाजी एक बार अंदर आ गया तो उसको हम लोग हमारे अंडर में रख लेते हैं। पता नहीं ये कौन से हाजी है जो आके नीचे फर्श पे सो गए। भाई हाजी के रिश्तेदार है, हाजियों के बहुत से कारों के ड्राइवर्स हैं, वो लोग सो गए होंगे। हाजी को हमने इस तरह का काम नहीं दिया है। हाजी आएगा तो रिपोर्टिंग कराएगा, जब उसकी रिपोर्टिंग हो गई तो हज कमेटी के अंडर में आ गए,
उसको हज कमेटी अपने अंडर में ले लेती है। हम अल्टरनेट रूम्स में नहीं है तो हॉल में रखा है, हॉल नहीं है तो कॉलेज के ग्राउंड हमने लिया है, वहाँ पे तो पोषण एक अच्छे से बढ़िया शेड मार करके लेडीज़ के लिए जेंट्स के लिए वहाँ पे मस्जिद का इंतज़ाम किए हैं। वहाँ तो जो आते हैं हाजी के साथ गेस्ट हम उनके लिए अरेंजमेंट किए। अल्टरनेट मैंने हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लोगों को आदेश दिया है कि यहाँ पे फुल हो गया तो आप वहाँ ग्राउंड में जो शेड मारे हैं, जो अच्छा सा बढ़िया अरेंजमेंट किए हैं, वहाँ पे आप उनको लेके जाइए। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ये मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ कि पेपर वाले एक हाजी कहीं सो गया है उसकी फ़ोटो वायरल कर रहे हैं। भाई हाजी अगर आया है तो हमारे कस्टडी में आया है। हाजी का जब रजिस्ट्रेशन करके बाहर नहीं जा सकता। एक बार आपका हाजी का रजिस्ट्रेशन आपका रिसेप्शन पे हो गया तो हाजी हमारे अंडर में होता है। जो हमारा था वो इनॉग्रेशन फंक्शन था। पहले दिन जो हाजी के लोग आए थे उनके रिश्तेदार पूरे लोग रूमों में रह गए और हज का 2 साल के बाद प्रोग्राम रहने से काफ़ी क्राउड रहा, काफ़ी लोग आए थे। एक हाजी के साथ तो 25 लोग आए थे। एक ग्रुप का हमने मीटिंग किया, हमने पूरे लोगों से अच्छी तरीके से बात किया। उन्हीं ग्रुप वालों को हमने काम दिया है, किसी नए हम वॉलंटियर्स को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि जो लगेज का है, रिसेप्शन का है, फूड का है, ट्रांसपोर्टिंग का है, हम इंक्लूडिंग उन्हीं की कमेटी के लोगों को, उन्हीं के लोगों को हमने मीटिंग बुला करके उन्हीं को जिम्मेदारी दिया है। शायद वहाँ 1-2 कोई और आ गए होंगे, कोई डिस्टर्ब हुआ होगा, लेकिन हमारी कमेटी की तरफ से हमने वही वॉलंटियर्स को दिया है जो तजुर्बेकार है, जो 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से इस कमेटी में जो अपना रोल अदा कर रहा है, हम उन्हीं को जिम्मेदारी दी है और बड़ी अच्छी तरीके से वो काम किया है। मैं लगेज का काम देखा हूँ और डेली 900 पैसेंजर का लगेज उठा के डालना और उनका लगेज पैकिंग करना बहुत बड़ा काम था। और फूड के में भी इतने लोगों को खाना खिलाना। और दूसरी बात ये हुआ है, जो साहब हमारे खाना खिला रहे हैं वो साहब ने उनके रिश्तेदार जो आए हाजी के साथ उनको भी खाना खिलाया। तो हम देखे इतना अरेंजमेंट, इतना फास्ट अरेंजमेंट। देखिए अब इतने लोग आने के बाद कहीं कुछ जो साहब हमने बार बार कहना चाह रहा हूँ, आपके जो भी चैनल के लोग देख रहे हैं, आप इस चैनल की तरफ से पूरी जनता को इस बात को बताइए। पहले हाजी हमारे 1 दिन पहले आते थे, उनका लगेज डालते थे, उनका वीज़ा लेते थे, मैनुअल होता था और वो एयरपोर्ट के लिए दुआ करके रवाना होते थे। कोविड की महामारी की वजह से सऊदी हुकूमत, इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइंस चेंज की है। 3 दिन पहले उनका टेस्ट होना है। बाज़ाब्ता उनको जो रिसिप्ट गई है उनको 3 दिन पहले रिपोर्टिंग करना बोल के गया है। कि हम कर्नाटक स्टेट हज कमेटी नहीं बुलाई है हाजी को हमने 3 दिन पहले उनको गाइडलाइंस, अभी आपका मीडिया शायद देखा होगा, 50 हाजी जो यहाँ बैठे थे जिनका कंफर्म नहीं हुआ है, वो 18 तारीख को कंफर्म हो जाएगा फ्लाइट। 4 दिन पहले आए हैं। क्यों आए हैं? उनका वीज़ा कंफर्म हो गया, आप आ जाइए। उन्होंने आए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, टेस्ट कराए, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद 60 आवर्स इस कैंपस में रहना है आज ही, उसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। तो इस वजह से 3 दिन पहले हम नहीं, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो गाइडलाइंस आए हैं उस गाइडलाइंस के मुताबिक कर्नाटक स्टेट हज कमेटी काम कर रही। किसी हाजी को 3 दिन पहले हम स्टेट हज कमेटी नहीं बुलाई, स्टेट सेंटर से जो हमें गाइडलाइंस मिला है वो गाइडलाइंस को कर्नाटक स्टेट हज कमेटी फॉलो कर रही। और जो भी टेस्ट के लिए आपको मालूम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमने हेल्थ के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं। हाजी को हेल्थ को बहुत फिट रखना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2750 हाजी गए, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव रही। अगर किसी की भी पॉजिटिव आती तो वो हज को नहीं जा पाते थे। इस बात का आप ध्यान में रखना चाहिए, इस बात को गौर करना चाहिए। जैसा कोविड में जैसा कि आती थी नेगेटिव पॉजिटिव वालों को क्या हाल था, कितने दिन क्वारंटाइन करना था, इससे आप गुजर चुके हैं। इसी तरह से अभी ने बता रहे थे कि कहीं और स्टेट में हाजी 15 नहीं जा सके पॉजिटिव रिपोर्ट आने की वजह से। हमारे हाजी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बार ट्रेनिंग में जो हमारे आज 8 जो हमने डिवीज़न बनवाया था उस पर सबसे ज़्यादा ज़ोर हाजी को हमने हेल्थ के ऊपर अपने
अब हमने ज़ोर डाला था कि आपकी हेल्थ अच्छी रखिए, आप अच्छा फिट रहिए, आपको किसी तरह की बीमारी ना आए, खांसी हो, ज़ुकाम हो, बुखार हो। तो हमने उसलिए 3 दिन पहले हाजी को यहाँ से हाजी एप्लीकेशन डाले थे। वो लोग कुछ रुक गए, तो हमारे जो वेटिंग हाजी थे कन्फर्म हो गए। मुझे अभी 1 घंटा पहले रिपोर्ट मिली 180 हाजी है और 200 पैसेंजर का प्लेन सऊदी एयरलाइंस होने वाला है, शायद वो 18 तारीख को होगा। तो 180 कंफर्म हुए हैं शायद, और 2, 4, 5, 10 कल तक शायद कंफर्म हो सकता है। शायद कल 3 बजे तक फ़्लाइट कौन सी डेट की कंफर्मेशन मिलेगा। अगर उनका टेस्ट वो अवेलेबल्स वो चल सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कंप्यूटर जो सिस्टम उनको एक्सेप्ट करता है, तो वो डायरेक्ट जाएंगे, या नहीं है तो फिर से उन लोगों का टेस्ट होगा जो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को रखेगा। जी, हर फील्ड में डिफरेंट जैसे कि डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर है, कोई स्कूल टीचर्स हैं। सो सारे लोगों को एक खर्चा जोड़कर जो हुजाज इकराम जो जा रहे हैं, हमारे से उन लोगों को क्या खिदमत अंजाम जैसे ट्रैफिक है उन लोगों को अवेयरनेस करना, जैसे हुजाज इकराम जा रहे हैं उन लोगों को इत्तला करना, ये हमारी कारगुजारी। सिर्फ हज के लिए आपने ये सब किया था? नहीं, हज के लिए नहीं, बिल्कुल हर हफ्ता और चारशंबे के दिन हम लोग हर बेंगलुरु सिटी के हर कॉर्नर में खड़कर वॉलंटरी सर्विस कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई भी, क्योंकि ये 37 ईयर से पुराना वाला इदारा है जो अंडर बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर के मातहत चल रहा है। इसमें डिफरेंट फील्ड के लोग जमे हुए हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक का मसला बहुत अहम मुद्दा है। तो हम लोग सोच रहे कि यहाँ पर जो हुजाज इकराम जो जा रहे हैं, यहाँ पर भी ट्रैफिक का मसला होता है कर हमारे इधर वाले यहाँ पर जुड़कर यहाँ पर हुजाज इकराम के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, हुजाज का हो गया। आप ये बताइए, ये शुरू जो किए थे ये बेंगलोर के ट्रैफिक के लिए शुरू किए थे? जी हाँ, बेंगलुरु के ट्रैफिक के लिए शुरू किए हैं। तो ये कितने साल पहले इसका आगाज होता? 27 साल पुराना है, 27 साल वाला इदारा है। तो पहले से रिकॉग्नाइज पहले से रिकॉग्नाइज है। तो क्या काम करते हैं आप लोग? मैं स्कूल में एक टीचर हूँ। तो बेंगलोर ट्रैफिक वार्डन में 1,500 से ज़्यादा वॉलंटियर काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। जहाँ भी ट्रैफिक का मसला होता है कि हम लोग वॉलंटियर वहाँ पर जाकर खिदमत अंजाम देते हैं। से लेकर सुबह से शाम तक हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कहीं हमारे इस देश के वास्ते हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वक्त दे सकते हैं। इसलिए 2 आवर 1 आवर जो भी हमारे से हो सकता है हम लोग ट्रैफिक बेंगलुरु सिटी ट्रैफिक पुलिस वार्डन ऑर्गेनाइजेशन कितने तकरीबन 1,500 से ज़्यादा से लोग, तमाम मज़हब के लोग हैं, तमाम मज़हब के हैं। हमारे इसमें भी तमाम मज़हब के लोग हैं, जैसे कि दिवाकर, ओम प्रकाश, सारे लोग हैं। तो यहाँ पर जितने लोग जैसे कि हाईजैक बहुत से लोग हैं यहाँ सिर्फ हुजाज इकराम की खिदमत के लिए, जो यहाँ पर जो अर्दित यहाँ पर जहाँ हैं वो लोग आते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ट्रैफिक वार्डन ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु सिटी पुलिस है। बेंगलुरु सिटी पुलिस के अंदर 1985 से ये काम कर रहे हैं हम लोग। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का 3 मोटिव है, एक एजुकेशन और एक इन्फोर्समेंट और एक इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग मतलब अपने जो बेंगलुरु में जो भी कुछ फ्लाईओवर्स वगैरह जो बनते हैं तो उसमें भी हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है कि यहाँ क्या होना है, कौन सा रोड आना है। और दूसरी बात है एजुकेशन। हम लोग हर महीने स्कूलों में, ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में जाके हम लोग आदमी लोगों को समझाते हैं कि रोड में कैसे रहे, कि रोड में रहने के तरीके कैसे है, डिसिप्लिन, रोड डिसिप्लिन के बारे में हम लोग बच्चों को जाके क्लासेस देते हैं। और दूसरी बात है ट्रैफिक रेगुलेशंस। आज बेंगलुरु सिटी में इतना ट्रैफिक हो गया है कि आपको सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से ये काम नहीं होता, क्योंकि बेंगलुरु में जो तकरीबन 70 लाख गाड़ी है और हमारी पुलिस है सिर्फ 7,000 के अंदर। तो जो है हमारे हर नागरिक का फ़र्ज़ ये बनता है कि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें, कि अब हफ्ते में 1-2 घंटा जाके अगर हम लोग ट्रैफिक का कंट्रीब्यूशन करें, ये तो हम पुलिस और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। क्योंकि हम जैसे लोग अगर अपने मोहल्ले में अरे भाई ये कुछ और काम करने वाला है, ये आके रोड में हमारी मदद कर रहा है, चलो हम इसकी बात सुन लेंगे, ये होता है। क्योंकि कांस्टेबल जब रोड में काम करता है उसकी जो तकलीफ़ है वो वहाँ पे खड़ने के बाद मालूम होता है, ना कि ट्रैफिक में हॉर्न बजा के उसको तंग करके। अगर आप दिन में अगर 2 घंटा भी जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको बेंगलुरु की ट्रैफिक के बारे में पता चलता है। वो हम जान के थोड़े हमारे 700 जो हमारे वॉलंटियर्स है, जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आके, डॉक्टर से, इंजीनियर से, यहाँ पे अब जो बेंगलुरु में जो भी मशहूर डिपार्टमेंट में है वो सब हमारे
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में आके खुद काम करते हैं। अच्छा, कितना वक्त देते हैं आप लोग? हम लोग हफ्ते में 4 घंटा देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं सबकी ड्यूटी? हमारे जो 7 डिविजन्स है, हमारे वो डिविजन्स के जो है हेड्स होते हैं, वो ड्यूटी का अटेंडेंस लेते हैं, हम उनको रिपोर्ट करते हैं। हमारे 7 डिवीजन, जैसे पुलिस का डिवीजन 7 है, वैसे हमारे भी 7 डिविजन्स हैं। वहाँ पे डिवीजन इंचार्ज जो है वो हमारी ड्यूटी रिपोर्ट लेते हैं। तो इसमें जुड़ने के लिए क्या तरीका है? अगर जुड़ने के लिए आपको मिनिमम 25 ईयर्स और PUC पास होना ज़रूरी है, और दूसरी बात उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेते। अच्छा, क्या ये किससे रिकॉग्नाइज है? ये बेंगलुरु सिटी पुलिस से रिकग्नाइज्ड NGO है, जो हिंदुस्तान में एक ही NGO है जो पुलिस से रिकग्नाइज्ड है। वीकली हम लोगों को वेडनेसडे और सैटरडे अलॉट किया जाता है स्पेशली, और स्टेशन के वाइज जैसे कि हर स्टेशन में डिवाइड कर देते हैं। ट्रैफिक में जहाँ भी ट्रैफिक स्टेशन है उन लोगों को वहाँ से अलॉटमेंट होता है कि सिग्नल्स में 2 आवर्स, वेडनेसडे 2 आवर्स एंड सैटरडे 2 आवर्स रहता है। और स्पेशली इन्फोर्समेंट जैसे हज भवन है, हज कमेटी का होता है प्रोग्राम, सेंट मेरी फीस्ट होता है, मेरी फीस्ट में बुलाया जाता है। इस्कॉन टेम्पल में जो फंक्शन होता है वहाँ पे बुलाया जाता है। जैसे गणेश चतुर्थी होता है, उसका जो प्रोसेशन जाता है, उसके साथ मिलादुन्नबी होता है। कोई भी VIP मूवमेंट्स है तो भी हम लोगों को, जैसे होम मिनिस्टर है, CM मूवमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मूवमेंट्स है, स्पेशल ड्यूटीज़ हैं, एयर शो का है, उसमें सब हम लोग कई सालों से हिस्सा लेते हैं। लोगों के रहता है कि कुछ देश के लिए करें, कुछ अपने लिए करें। हम लोग तो अपने अपने कारोबार में हैं, बिजनेस में हैं, कोई ऑफिशियल्स भी हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं। तो पुलिस वालों के साथ जाकर करने से एक अलग सी प्राउड सी फील होती है। जब यूनिफॉर्म आता है तो अलग सा लगता है कि पुलिस वाले को कर रहे हैं। और बहुत पुलिस वाले भी आकर बोलते हैं कि हम लोग तो दिन भर ड्यूटी पैसा लेके करते हैं, आप लोग तो वॉलंटरली सर्विस कर रहे हैं। बहुत लोगों को रिकग्नाइज होता है कमिश्नर की तरफ से भी, और स्टेशन की इंस्पेक्टर हायर लेवल से और मिनिस्ट्री लेवल से भी रिकग्नाइज होता है। और हम लोगों को क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत से लोग हैं हमारे ट्रैफिक वार्डन जो वायरलेस कम्युनिकेशन में लाइसेंस होल्डर हैं। हम लोग तो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से हम लोगों का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद वी आर ऑल ऑथोराइज फॉर यूज़ वायरलेस कम्युनिकेशंस। हाथ उठाए बैठे हैं। मौला उनकी बरकत से हम जैसे गुनहगारों की भी बख्शिश फरमा दे। ऐ परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम कोई बंदा अपने माल और दौलत की बुनियाद पर, अपने ओहदे और मनसब इक़्तिदार असर और रसूल की बुनियाद पर तेरे घर तक नहीं पहुँच सकता। जिसे तू चाहता है उसे बुला लेता है। अल्लाह तेरे मुंतखब बंदे हैं। अल्लाह लाखों करोड़ों इंसानों में से तूने इनका इंतखाब किया है। यकीनन इंसानी जिंदगी का एक सबसे बड़ा अमल है। ऐ अल्लाह, जब तूने इन बंदों को ये नेमत अता फरमाई है तो इसकी कदरदानी की भी तौफीक अता फरमा। इस नेमत की कदर करने की मुजाहिदीन को तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐसे शहर में कदम रखेंगे जिस शहर की तूने कसमें खाई हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व हाज़ल बलदिल अमीन। ऐ वो मुक़द्दस शहर जिसमें तूने अपने कलाम को उतारा है, अपने नबी को पैदा फरमाया। बार बार जिब्रील अलैहिस्सलाम जहाँ तशरीफ लाते थे, ऐ मौला इस शहर के ज़र्रे ज़र्रे का अदब एहतराम उनको नसीब फरमा। अल्लाह, ये सफर इंसान को आखिरत की याद दिलाता है। एहराम की चादरें इंसान को कफन की याद दिलाती है। अल्लाह, इन मुजाहिदीन के एहराम को कबूल फरमा, इनकी दुआओं को कबूल फरमा, इनके सफर को आसान फरमा, शर्फ कबूलियत अता फरमा। काबतुल्लाह पर पढ़ने वाली पहली निकाह और दुआ को कबूल फरमा। हजर असवर के बोसे इस्लाम को कबूल फरमा। तवाफ काबा और सफा मरवा की सईद को, तमाम इबादतों को शर्फ कबूलियत अता फरमा। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर पर ये हाजिर होंगे। अल्लाह के सलाम को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी हर इबादत को शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह की दुआओं में हम सब का हिस्सा नसीब फरमा। बिलखुसूस मौलाए करीम इस हाउस के अंदर जितने भी अहबाब, खादिमीन, रज़ाकार, खिदमत गुज़ार जो भी जिस तरह की खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं,
उन सबको दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला अता फरमा। पूरी हज कमेटी को, चेयरमैन साहब को, उनकी क़वायदार को, ऐ अल्लाह यहाँ के खुद्दाम को, उलमाए किराम को, सबको दुनिया और आखिरत की इज्जत, बरकतें, नेमतें, राहतें, सआदतें नसीब फरमा। आसिफी की हसद से, बदखाओं की बदखाई से, शरीरों की शरारत से, ऐ अल्लाह इस हज हौस की इस पूरी, ऐ अल्लाह इस पूरे काफिले की हिफाजत फरमा। जो कुछ मांगा है परवरदिगार अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक उससे भी मांगी है, तो अपने शान के मुताबिक मकसद को भी अता फरमा। अल्लाह हमारी इस दुआ को बेहतर करम से तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खैर खल्क़िही